हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 2025 के लिए हम टीजीटी साइंस 2025 की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, चाहे वो डी रिप्लेसमेंट में पूछे गए हो, केवीएस में पूछे गए हो, एनवीएस में पूछे गए हो, ईएमआरएस में पूछे गए हो, या फिर वेरियस जो आपके टीजीटी साइंस के एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे बायोलॉजी के। आज मैं आपको कवर कराऊंगी डी ट्रिपल बी टीजीटी नेचुरल साइंस में। हमारी 2018 में टोटल 4 शिफ्ट हुई थी, उन 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट मैं आपको आज कवर कराऊंगी। तो हमारा जो डी ट्रिपल बी टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्जाम था जो 29/9/2018 में हुआ, मेल की एक शिफ्ट है ये, जिसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम कवर करेंगे। तो आपको पहले ही क्वेश्चंस के आंसर खुद देने की ट्राई करना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। अभी तक आप बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। Which of the following organism is an example of saprophytic nutrition? तो saprophytic nutrition उनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाना है, ये आपको बताना है। क्लोस्ट्रिडियम, स्पाइरोगाइरा, फंजाई या फिर पैरामीशियम। तो जो मैंने आपको वेरियस टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ाए हैं, एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है। फंजाई हमारी जो है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे हमेशा फीड करती है, जहाँ पर कोई लकड़ी सड़ रही है या चीज़ें सड़ रही है, कूड़ा सड़ रहा है, वहाँ पर आप देखते हो वहाँ पर आपकी फंजाई ग्रो कर जाती है। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को इस्तेमाल करती है खाने के तौर पे, और इस न्यूट्रिशन को हम क्या बुलाते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व रहता है? ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर हमारा सेल एंड सेल ऑर्गेनल वाला। क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है जो हमारा आर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या करता है? हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में? प्रोटीन के सिंथेसिस करने में। ठीक है, तो जिसके साथ हमारे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाते हैं, और वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है? 20 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की या फिर 120 दिन की? तो आपको पता है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है, टोटल लाइफ स्पैन होता है, वो कितने दिन का होता है? 120 डेज का होता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन किसकी मदद से कैरी हो पाता है? रेड ब्लड सेल्स की मदद से कैरी हो पाता है। और ये रेड कलर किस वजह से होता है आरबीसी का, ये आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरीज सप्लाई द ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो किस ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर? लंग्स के, ब्रेन, लिवर या फिर किडनी? तो आपको पता है जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ पर ब्लड लेके जाती है? हमारे लंग्स तक ब्लड लेके जाती है। तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? हमारे लंग्स तक ब्लड को लेके जाना, ताकि वो वहाँ पर क्या हो सके? उसके अंदर एयर फिल हो सके, ऑक्सीजन फिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस? तो जो प्लास्टिड है वो कौन से लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? रेस्पिरेशन के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर, ट्रांसपिरेशन के अंदर या फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर? तो आपको पता है जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं, और जो हमारा ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बुलाते हैं, वो क्या कर सकता है? हमारी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, तो प्लास्टिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किस में होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस में मेजरली कौन सा क्लोरोप्लास्ट रोल प्ले कर रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एक इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, एक आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनम प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा लैमेला प्रेजेंट होता है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी प्रेजेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, juxtaglommular apparatus is a part of which of the following cells in mammals? तो mammals के अंदर किस apparatus के अंदर आपको ये juxtaglommular apparatus देखने को मिलता है? न्यूरॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, मायोसाइट के अंदर या फिर oocyte के अंदर? तो आपको पता है ये juxtaglommular apparatus एक्चुअली आप कहाँ देखते हो? अपनी किडनी के अंदर देखते हो, और किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, उसके अलावा आप अपने जो नेफ्रॉन को देखोगे उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? ग्लोमेरुलस देखने को मिल रहा है, बोमेन्स कैप्सूल देखने को मिल रहा है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, और रीनल कैपिलरीज भी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बींग्स? तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उसने खाए होते हैं उन सबका डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? लिवर करता है,
किडनी करता है, स्प्लीन करता है या फिर कॉलन करता है। तो आपको पता है जितने भी ड्रग्स आप लेते हो, जितनी भी अल्कोहल आप पीते हो, उस सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? हमारा लिवर करता है, ठीक है। तो लिवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द हार्ट? 10th, 9th, 7th या फिर 12th। तो आपको पता है कि क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितनी होती है और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? तो आपको पता है क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर टोटल होती है 12, ठीक है। और ये वो 12 आपकी क्रेनियल नर्व्स है। इनके नाम आपको मालूम होना चाहिए कि ओलाफैक्टरी नर्व क्या करती है, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है, हमारे किस ऑर्गन को ये इम्पैक्ट करती है। और यहाँ पर बात हो रही है कि उस क्रेनियल नर्व की आपको बात करनी है जो हार्ट को सप्लाई करती है। तो वो कौन सी है? हमारी 10th नंबर की हमारी क्रेनियल नर्व है, ठीक है, जिसको हम वेगस नर्व के नाम से जानते हैं। तो आपको ये अपनी 12 की 12 जो क्रेनियल नर्व्स है इनके नाम मालूम होना चाहिए और ये आपके किस ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्शन ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेफर टू एस। तो अगर आपका जो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है, उसके फोल्ड्स में आपको अगर कोई इन्फेक्शन देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोवाइटिस बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं या फिर राइनिटिस बोलते हैं। तो आपको पता है हमारे हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होता है उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की जो लेयर होती है उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं और उसके अंदर अगर आपको कोई भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ मेमोरी पावर इज रेफर टू एस। तो अगर आपकी याददाश्त चली गई है तो उसको हम क्या टर्म करेंगे? अफेजिया टर्म करेंगे, अग्नोसिया टर्म करेंगे, एमनीशिया कहेंगे या फिर एटेक्सिया कहेंगे। तो अगर आपने है ना बहुत सारे हिंदी टीवी सीरियल देखे हैं, मूवीज देखे हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो कहते हैं कि पेशेंट के अंदर है ना पार्शियल एमनीसिया देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है उसकी याददाश्त चली गई है, उसको कुछ भी याद नहीं रह गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एमनीशिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब आप है ना ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे हैं, जिस तरफ आपकी ग्रेविटी है उसी तरफ अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। लेकिन उन्होंने बोला नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इनमें से कौन दिखा रहा है? डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन। तो देखो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है और आपका प्लांट जो है वो भी नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट रूट इज सीन। आपका जो प्लांट की रूट है वो अपवर्ड ग्रोथ दिखा रही है, तो क्या ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है? डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट रूट इज सीन। ग्रेविटी भी नीचे है और आपके प्लांट की रूट भी नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, तो ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को दिखा रहा है। आपके जो प्लांट शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म टर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है लेकिन प्लांट की जो शूट होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही होती है, लाइट की तरफ ग्रो करती है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो नहीं करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। और आपकी जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज या फिर डोडेनम। तो आपको हार्मोन्स वाला चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ हमारा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर, ठीक है। मैंने आपको ये एंडोक्राइन हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ाया था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम कौन करता है? हमारा स्टमक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने का काम हमारी बॉडी में कौन सा ग्लैंड करता है? थायराइड ग्लैंड करता है, पीनियल ग्लैंड करता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड करता है या फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है जब बेबी का बर्थ होता है तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। और इसको रिलीज करने का काम कौन करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफिजिस सेरेब्राई, insulin is secreted by alpha cell of islet of Langerhans, 98% of pancreas is formed by exocrine part, adenohypophysis release follicle stimulating hormone। तो आपको पता है हमारी जो आइलेट ऑफ लैंगरेंस होती है, जो हमारी पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके पास है ना दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अल्फा सेल जो है वो क्या सिक्रीट करती है?
ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है और हमारी जो बीटा सेल्स है वो किसको सिक्रीट करती है, इंसुलिन को सिक्रीट करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि इसको अल्फा सेल नहीं बीटा सेल सिक्रीट करती है, ठीक है। और हमारा जो पैनक्रियाज है वो कैसा ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा एक्सोक्राइन पार्ट भी देखने को मिलता है, एंडोक्राइन पार्ट भी देखने को मिलता है, दोनों की तरह एक्ट करता है वो, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से किसके अंदर आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर, स्पॉन्जिस के अंदर या फिर अर्थवॉर्म के अंदर। तो जब मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रोटोजोआ है वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन शो करते हैं। हमारा जो अमीबा है, ठीक है, प्रोटोजोअन्स है, वो क्या शो करते हैं, बाइनरी फिजन दिखाते हैं, ठीक है। दो सेल्स में, दो इक्वल डॉटर सेल्स में वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले पेरेंट सेल होती है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो इक्वल डॉटर सेल्स वो फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 120 दिन का, 200 दिन का, 270 दिन का या फिर 400 दिन का। तो जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है जिस दिन आप प्रेग्नेंट होते हो से लेके जिस दिन आप बेबी को डिलीवर करते हो वो जो पूरा पीरियड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और आपको पता है ह्यूमंस के अंदर नॉर्मली ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है ये 9 महीने का होता है, ठीक है। और अगर आप डेज में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 270 दिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज एन मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन, जिसको हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये वाली बात कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है उसको हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे निपल्स के अंदर से मिल्क बाहर निकलता है किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। बेबी का बर्थ होता है किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, क्योंकि पार्चुरेशन में, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में हमारी हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है, द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो आपका जो डीएनए है जिसका हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताते हैं उसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, हर्शे एंड चेज ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, यूरे एंड मिलर ने या फिर क्रिक एंड वाटसन ने। तो आपको पता है हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। यूरे एंड मिलर ने हमारी इवोल्यूशन, अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, लाइफ कैसे फॉर्म हुई, उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको प्रूव किया था यूरे एंड मिलर ने। लेकिन जो क्रिक एंड वाटसन है उन दोनों ने क्या बताया था कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे है। हमारे डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे बनी हुई है, फॉस्फेट से बनी हुई है, उसके अंदर फिर बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारा जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाता है, साइटोसिन जो है वो गोनिन के साथ बेस पेयर बनाता है। जो हमारे डीएनए की स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन किया था, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज। तो अगर आपके डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप क्या टर्म करते हो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसवर्जन या फिर इवर्जन। तो आपको पता है कि जब हमारा डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वो इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फादर कौन है, जूलियन हैक्सले, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर स्टेनली मिलर। तो आपको पता है हमारे इवोल्यूशन के फादर है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइकन्स आर फॉर्म्ड एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, उसको हम लाइकन टर्म करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी, एल्गी एंड फंजाई एंड एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो आपको पता है जब एल्गी और फंजाई आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और इन दोनों का जो फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, लाइकन्स टर्म करते हैं। अगर आप कभी भी एक बहुत ही क्लीन पहाड़ी वाले एरिया में जा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको प्लांट की जो बार्क होती है ना उस पर इस तरीके के पैचेस नजर आएंगे और वो एक्चुअली कुछ नहीं होते हैं, लाइकन्स ग्रो कर रहे होते हैं। तो एल्गी और फंजाई आपस में ग्रो कर रहे होते हैं। एल्गी क्या करती है, खाना बनाने का काम करती है, और फंजाई क्या करती है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इनके रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली फायदा पहुंचा रहे होते हैं। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया है, डार्विन ने, लीनियस ने, हैक्सले ने या फिर एजी टैंसले ने। तो इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है एजी टैंसले ने।
नेक्स्ट है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनमें से ओजोन लेयर आपको कहाँ देखने को मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, आइनोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में या फिर एक्सोस्फेयर में। तो आपको पता है मेजरली जो हमारी ओजोन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। तो रेफ्रिजरेटर्स बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उसका आपको नाम बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेक्साक्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर H2SO4। तो आपको पता है हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे लिए ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हमारी ओजोन के अंदर जो हमें होल नजर आ रहा है, ओजोन होल नजर आ रहा है, वो किसकी वजह से है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स की वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ दी सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी या फिर सेल वॉल। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में भी, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है कि हमारी एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के पास सेल वॉल होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है और फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है वो आप मेरे को कॉमेंट्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट इन द सलाइवा। तो मैंने आपको बहुत रिसेंटली ये चैप्टर कराया है जिसका नाम है डाइजेशन। तो आपको उस एंजाइम का नाम बताना है जो आपके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलुलोज या फिर अमाइलेज। तो आपको पता है कि हमारे सलाइवा के अंदर है ना एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका पीएच है 6.8 और वो क्या करता है हमारे फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। आपके माउथ के अंदर अराउंड 30% स्टार्च आपका डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज उसका नाम होता है जो हमारे सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम आपको बताना है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, यूरेटर या फिर यूरेथ्रा। तो आपको पता है जो नेफ्रॉन होती है वो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाती है, फंक्शनल यूनिट है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जैसे हमारे लाइजोसोम्स को हम और भी क्या बुलाते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज बुलाते हैं, सुसाइड बैग बुलाते हैं, किचन ऑफ द सेल बुलाते हैं। तो आपको पता है हमारे जो लाइजोसोम्स है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर जितने भी हमारी टूटी फूटी सेल्स है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उन सबको ईट अप करने का काम कौन करते हैं? हमारे लाइजोसोम्स करते हैं। इनको हम क्या बुलाते हैं? सुसाइडल बैग्स बुलाते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। प्रोटीन फैक्ट्रीज का रोल कौन प्ले करता है? राइबोसोम्स करते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और किचन ऑफ द सेल हम किसको बुलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स के अंदर खाना बन रहा होता है। ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ये दूसरे नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इनसे ही क्वेश्चन आ जाता है। इन चारों स्टेटमेंट से एक ही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और आपको पता है हमारे लाइजोसोम्स के अंदर है ना बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? जो भी फॉरेन पार्टिकल खाते हैं उसको ईट अप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोराइजा हम किसको बुलाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को बुलाते हैं, कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया को बुलाते हैं, सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया को बुलाते हैं, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई को बुलाते हैं। तो जब मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था, मैंने वहाँ आपको बताया था कि जब हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में अगर फंजाई रह रही होती है तो उस एसोसिएशन को हम क्या टर्म करते हैं? माइक्रोराइजा टर्म करते हैं। और ये क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई होती है। ठीक है। तो जैसे ही है ना हमारे प्लांट्स है उनकी रूट के साथ अगर फंजाई रहने लगी है, वो क्या करेगी? नाइट्रोजन को फिक्स करेगी। उनके बीच में इस तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। देखो कैसे हैंडशेक कर रहे हैं प्लांट और फंजाई आपस में, क्योंकि वो क्या करने वाले हैं? सॉइल की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है। इसको हम क्या टर्म करते हैं? माइक्रोराइजा टर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? CO2 एंड N2O, CO एंड CO2, CO2 एंड NO2 एंड SO2 एंड NO2। तो आपको पता है जब भी हमारे फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं और वो ऊपर जाते हैं, हवा में जाते हैं और पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? कुछ एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और जो बारिश तब गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। एसिड रेन हम किस रेन को बोलते हैं? जिसका पीएच क्या होता है? बहुत ही लेस होता है, 5.5 से लेस होता है, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन जो है वो बहुत खतरनाक होती है। हमारा जो ताजमहल है उसके जो संगमरमर है उसकी क्वालिटी तक को खराब कर सकती है। तो हमारे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उनकी बात होती है। ठीक है। एसिड रेन क्या होती है? जिसका पीएच क्या होता है? 5.5 से लेस देन होता है, उसको हम क्या टर्म करते हैं? एसिड रेन टर्म करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स द केमिकल एट अ फास्टर रेट देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी। तो अगर आप है ना एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन ही एक ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सारे केमिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट किया जा रहा है, लेकिन इतनी उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी नहीं, यानी कि उसकी बॉडी इतना सारा कुछ मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है, लेकिन उसने बहुत सारे केमिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायो ऑगमेंटेशन बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, बायो डिग्रेडेशन बोलते हैं, या फिर बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? बायो एक्यूमुलेशन टर्म करते हैं, ठीक है। और अगर हर एक फूड लेवल पे, फूड चेन के हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अगर केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इनमें से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल आपको बताना है, तो कौन होता है वो? हेक्साक्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज का एग्जांपल है? रिंगवॉर्म्स, टाइफॉइड, मलेरिया या फिर मीजल्स। तो आपको पता है रिंगवॉर्म होते हैं हमारे फंजाई की वजह से, टाइफॉइड हमें किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो कैसी डिजीज हो गई? हमारी बैक्टीरियल डिजीज हो गई। मलेरिया हमें किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और मीजल्स क्या है? एक तरीके का वायरस है, ठीक है। बाकी भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस वाले में तो आपसे बैक्टीरिया पूछा है, किसी और में कुछ और पूछ लिया तो, ठीक है। तो रिंगवर्म क्या होता है? फंजाई की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मीजल्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। डिजीज वाले टॉपिक में मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में या फिर हरियाणा में। तो देखो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर प्रेजेंट है? उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ फाउल। इनमें से आपको फाउल की इंडिजिनियस वेराइटी का नाम बताना है। असील, लेगॉन, व्हाइट लेगॉन या फिर एपिस। तो हमारा एक चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, जो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंडियन वेराइटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिजिनियस वेराइटी बोलते हैं, और जो दूसरी कंट्री से आई होती है उसको हम एक्सोटिक वेराइटी बोलते हैं, ठीक है। तो असील जो है वो एक इंडिजिनियस वेराइटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? तो जब मैंने आपको आवर इन्वायरमेंट टॉपिक कराया था तो वहाँ पर मैंने ये सारे फैक्ट्स आपको बताए थे। तो हमारा इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट टाइप के रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है। तो एग्रीकल्चर से, एक्वाकल्चर से, सेरीकल्चर से या फिर वर्मी कल्चर से। तो आपको पता है जब भी हम अपने एक्वेटिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। तो एक्वाकल्चर से जुड़ा हुआ है ब्लू रिवोल्यूशन। आप मुझे कमेंट से बताएंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन किसको कहते हैं और व्हाइट रिवोल्यूशन किसको कहते हैं। क्वेश्चन है फाउल कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। इनमें से किस बैक्टीरिया की वजह से फाउल कॉलेरा होता है? विब्रियो कॉलेरा, पेस्टुरिल्ला पेस्टिस, पेस्टुरिल्ला मल्टीसिडा, बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसिस। तो आपको पता है बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? एंथ्रेक्स होती है। विब्रियो कॉलेरा की वजह से ह्यूमंस के अंदर जो आपको कॉलेरा देखने को मिलता है वो विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन हमारे जो फाउल है, हमारे जो चिकन्स है, उनके अंदर कॉलेरा हमें देखने को मिलता है पास्टुरिल्ला मल्टीसिडा की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने देखा होगा जो भी गाय भैंसे होती है उनके मुंह में और जो उनके पैर होते हैं उनके अंदर है ना एक बहुत ही बुरी बीमारी हो जाती है। फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। बहुत बुरी उनकी हालत हो जाती है, कैटल की जान भी चली जाती है। तो वो किसकी वजह से फैलती है? बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से, वायरस की वजह से या फिर प्रोटोजोआ की वजह से। तो फुट एंड माउथ डिजीज एक्चुअली क्या है? एक वायरल डिजीज है, ठीक है। वायरसेस की वजह से फैलती है और कैटल्स के लिए बहुत जानलेवा साबित हो जाती है। ये थे हमारे DSSB की जो 2018 की एक शिफ्ट थी मेल की, उसमें आए हुए क्वेश्चंस। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।